तो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 से पहले आज करेंगे द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एंड 2001। तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है 2001 और 2000 की। तो एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। जिनके नोट्स दे रखे होते हैं हमें उनके नोट्स को ही देखना होगा। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में यहीं दे रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई नोट नंबर 4, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है कि ये कैश फ्लो चैप्टर के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स ही माने जाते हैं। तो हम इनको करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट्स की तरह ही जोड़ लेंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि जैसे ये 2000 दे रखा है तो ये 2000 इस 4 में ही मिल जाएगा, तो हमारा कैश इक्विवेलेंट 6000 हो जाएगा। सिमिलरली ओपनिंग में भी करंट इन्वेस्टमेंट 1000 दे रखा है तो ये इस 8500 में जुड़ जाएगा, तो हमारे लिए कैश इक्विवेलेंट 9500 ही हो जाएगा। बाकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। फिर है उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे नज़र मारते हैं कि ये क्या दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो ठीक है, सिंपल। रिजर्व पीएनएल, ठीक है। डिविडेंड पेबल, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नया पॉइंट है, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। पीपीई और दे रखा है एट बुक वैल्यू, इसका मतलब ये बुक वैल्यू पर शो कर रहे हैं। बिल्डिंग, फिक्सचर, व्हीकल, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और कैश एट बैंक, चलो तो सिंपल है बात। तो द पीएनएल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्क्लोज्ड। फिर इन्होंने पीएनएल भी दे रखा है हमें। पीएनएल पे एक बार नज़र मार लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस, यानी कि इन्होंने टैक्स का कितना खर्चा पीएनएल में चार्ज कर रखा है, 1500। अब ये टैक्स एक्सपेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से जो प्रोविज़न फॉर टैक्स इन्होंने इस साल बनाया है होगा ये वो है, क्योंकि पीएनएल में चार्ज करने का मतलब है इट इज़ द प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, पीएनएल डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, हाँ, क्योंकि ये पीएनएल में हमने चार्ज कर रखा है। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 3000, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक एप्रोप्रिएशन कर रखा है, वो है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब भी है कि इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है। डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि ऐलान करा है। तो इसकी भी एंट्री क्या हुई होगी, पीएनएल में देखो चार्ज कर रखा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट या डिक्लेयर डिविडेंड, कुछ भी कह लो, है ना, ऐसे समझने के लिए। तो ये इन्होंने डिविडेंड पीएनएल में चार्ज कर रखा है, तो इनके पास प्रॉफिट बच गया 1000। इसको पेड अभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये पीएनएल में चार्ज हुआ है, लेकिन पे कितना करा गया होगा वो अभी हम सोचते हैं थोड़ी देर में। फर्दर इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। फिक्सचर का और व्हीकल का, चलो ठीक है। तो हम इसमें फिक्सचर का और व्हीकल का डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हम चाहें तो वर्किंग में इन दोनों के क्या बना लेंगे, लेजर, है ना, क्योंकि इसकी जानकारी है। डिस्पोजल्स, डिस्पोजल्स मतलब बेचना, सेल करना। तो प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, व्हीकल बेच दिया तो वो तो लेजर में आ जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ये और प्रॉफिट ये, ठीक है। तो जो डिस्पोजल हुआ उसकी जानकारी दे रखी, तो ये हम लेजर में पोस्ट कर लेंगे। बाकी क्या रहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहा है बनाकर दिखाओ। तो इसमें मतलब वर्किंग नोट के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो एक तो मैं फिक्सचर का खाता और एक व्हीकल का लेजर बना लेंगे। फिर क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स पीएनएल में चार्ज हुआ है और उसने प्रोविज़न फॉर टैक्स बैलेंस शीट में भी दिया है, तो हम इसका भी लेजर बना लेंगे। और डिविडेंड डिक्लेयर के बारे में क्योंकि मुझे खुद ही इस क्वेश्चन में आपको नया थोड़ा सा सिखाना है, तो हम इसका भी एक लेजर बना लेंगे। तो हम 4 लेजर अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेंगे
और बाकी तो फिर जो स्टेटमेंट है एज़ यूजुअल वो बन जाएगा। वही जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है उसका बना सकते हैं, और जैसे इस क्वेश्चन में हमें डिविडेंड पेबल लायबिलिटी दे रखी है तो उसका बना लेंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस से आपको भी समझ आ जाएगा कि किसका बनाना है ना, क्योंकि डिविडेंड हो गया, टैक्स हो गया, यही दो स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनका हमें बनाना पड़ता है ना। चलो तो हम पहले इसमें वर्किंग नोट कर लेते हैं, पहले हम चारों लेजर बना लेते हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम 4 लेजर अकाउंट बना लेते हैं क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए। पहला बना लेते हैं फिक्सचर अकाउंट, फिर बना लेते हैं व्हीकल अकाउंट, फिर बना लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, और फिर बना लेते हैं डिविडेंड पेबल अकाउंट। ठीक है, तो आप पहले 4 लेजर बना लो ढांचे। चलो तो अब हम पहले ढांचे कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिक्सचर से शुरू कर लेते हैं। टू बैलेंस BD, तो फिक्सचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 11,000, ठीक है। और बाय बैलेंस CD 17,000। इसी तरह व्हीकल का टू बैलेंस BD 8,000 और बाय बैलेंस CD 12,500। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD बैलेंस शीट में दे रखा होगा आपको, कितना है? 1,000, ठीक है। और टू बैलेंस CD 1,500। फिर डिविडेंड पेबल, ये भी लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD कितना? 1,000 और टू बैलेंस CD nil। ठीक है। अब जिसकी जो जो जानकारियां दे रखी हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। तो फिक्सचर के बारे में हमें जानकारी दे रखी थी, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, फिक्सचर के बारे में, तो इधर लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन, यानी फिक्सचर में डेप्रीसिएशन दे रखा है 1,000 रुपये का, है ना। बस, और फिक्सचर की तो और कोई जानकारी नहीं है, ना बेचा ना कुछ, तो बस क्लोज़ हो गया खाता। तो फिक्सचर का खाता तो आप क्लोज़ कर लो। टोटल आ गया 18,000, तो आपका बैलेंस इधर बच गया, क्या बच गया? 7,000। तो इसका मतलब ये क्या है? परचेज। तो इसका मतलब ये हमारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो इसलिए हमने इसमें प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट नहीं बनाया। अगर वो कॉस्ट पे बना रहा होता ये खाते, तो फिर हमें प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट बनाना पड़ता। अब व्हीकल के बारे में हमें दे रखा है एक तो डेप्रीसिएशन, तो बाय डेप्रीसिएशन 2500। फिर व्हीकल के बारे में दे रखा था कि हमने व्हीकल जो बेचा वो बेचा 1700 का, है ना। यहाँ पर दे रखा था नीचे कि हमने व्हीकल बेचा 1700 का,
बुक वैल्यू उसकी हालांकि 1000 थी, तो इसलिए 700 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया। तो अब हम ये बातों को व्हीकल के ढांचे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक तो हमारी सेल हुई, तो बाय बैंक कितने का बेचा? 1700 का, और 1000 रुपये उसने कहा कि फ़ायदा हो रहा है, तो गेन कहाँ लिखेंगे? अच्छा 700 का हो रहा है, हाँ, तो 700 रुपये का गेन हो रहा है, तो वो कहाँ लिखेंगे? 2 P&L या गेन ऑन सेल। बस फिर आप खाता क्लोज कर दो। कितना आएगा? 16,700 में से 8,700 गया, 8,000, तो बैलेंस बच गया 8,000। इसका मतलब ये क्या करा है हमने? परचेज करा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, करंट ईयर का ही आता है, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्थ तो आता ही नहीं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ आता है, उसमें वाले में आता है। हाँ, क्लास 12th CA फाउंडेशन, क्लास 11th, ठीक है। तो इसीलिए बचपन में अच्छे से पढ़ना चाहिए था डेप्रिसिएशन। तो मैं इसका एक आपको तरीका बताता हूँ। एक YouTube पे बहुत ही शानदार चैनल है CA पराग गुप्ता के नाम से, उसमें अब नया वाला देखना मैं बताता हूँ क्या। क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाना और उसमें टाइप करना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आध पौन घंटे का लेक्चर होगा, तसल्ली से सुनना, आपका बिल्कुल बेसिक से फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि लॉजिक क्या होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल डेप्थ में समझाया है बच्चों के हिसाब से, है ना। तो चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो उससे आपको जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन भी हैं वो दूर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक है वही सेम चीज़ जो क्लास 11th में भी सिखाया करते थे वैसे तो, है ना। चलो, तो क्लियर हो गया लेकिन ये वाला अकाउंट। अच्छा, अब हमको बनाना है ये दोनों अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में देखो, अब इन दोनों अकाउंट को आप बिल्कुल कंपैरेटिव व्यू से देखना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे अकाउंट हैं। ये भी देखो लायबिलिटी है ना, और ये भी देखो लायबिलिटी है। और अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है यहाँ से हमें। जब हम कोई चीज़ P&L में चार्ज करते हैं तो हम एक एंट्री करते हैं P&L डेबिट टू कुछ भी। तो P&L तो डेबिट हो गया, अब टू करने का मतलब है हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तभी उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसीलिए P&L में चार्ज करने की जो क्रॉस पोस्टिंग हो रही होती है वो इन दोनों लायबिलिटी अकाउंट में कहाँ आती है? बाय P&L। दैट मीन्स हमने P&L को डेबिट करा है, यानी कि हमने इन दोनों को P&L में चार्ज करा है ना। तो हमने टैक्स भी चार्ज कर दिया और हमने डिविडेंड भी चार्ज कर दिया, है ना। तो देखो हमें P&L में दे रखा था, ये देखो 1500 हमने P&L में चार्ज करा टैक्स, और 2000 हमने P&L में चार्ज करा डिविडेंड। तो जब भी कोई लायबिलिटी मतलब हो रही होती है ना, लायबिलिटी अकाउंट हम बना रहे होते हैं, तो ये बाय P&L का मतलब है कि ये हमने चार्ज करा है। तो टैक्स कितना चार्ज करा? 1500, और डिविडेंड कितना चार्ज करा? 2। तो क्लियर हो गया पॉइंट? है ना। अब लायबिलिटी कम कब होगी? लायबिलिटी कम कब होती है? जब हम डेबिट करते हैं। हाँ, तो लायबिलिटी अकाउंट में जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमारा ये खाता कम हो जाएगा, है ना, डेबिट हो जाएगा। तो इसीलिए डेबिट साइड पे आपको ये पता लगता है कि आपने पेमेंट कितनी करी है। तो एक्चुअल आउटफ्लो आपको हमेशा यहाँ से पता लगता है कि ये आउटफ्लो हो रहा है, कि आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, तभी तो लायबिलिटी कम हो रही है ना। तो लायबिलिटी कम कब हो रही है? जब आप पेमेंट कर रहे हो। तो आउटफ्लो आपको यहाँ से पता लगता है। तो दोनों ही अकाउंट का लॉजिक बिल्कुल 100% सेम है। तो अब आप ये भी निकाल सकते हो कि टैक्स कितना पे हुआ, बैलेंस 1000,
तो इसका मतलब आपका आउटफ्लो 1000 हुआ है टैक्स पेड, है ना। तो ये एक तरह से बन गया पेमेंट ऑफ टैक्स, ये पेमेंट है। तो आपको ये समझना है कि पेमेंट एक अलग चीज़ होती है, पीएनएल में चार्ज करना एक अलग चीज़ होती है। पीएनएल में हम चार्ज करते हैं एक्रूअल बेसिस पर, लेकिन हम कैश फ्लो बनाते हैं कैश बेसिस पर। तो हमने पीएनएल में चार्ज कर रखा है 1500 रुपये, बट आउटफ्लो कितने का हुआ है, सिर्फ 1000 का। सिमिलरली डिविडेंड देखो, सिमिलरली डिविडेंड हमने पीएनएल में चार्ज कर रखा है 2000 रुपये, है ना, पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं 2000, लेकिन वो मेरा आउटफ्लो नहीं है। मैंने पेमेंट कितनी करी, 3000, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ से पता चला। समझ गए पॉइंट। और अच्छा, इसको आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो, हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहनी चाहिए। डिविडेंड पेबल का क्या मतलब है, देखो डिविडेंड पेबल, भाई मान लो ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में 1000 रुपये का डिविडेंड जो था, मान लेते हैं वो आउटस्टैंडिंग था, आपने पे नहीं करा, तो इसी को हम कहेंगे डिविडेंड पेबल। अब करंट ईयर शुरू हो गया और करंट ईयर ख़त्म होने पर आपने ये डिक्लेयर करा कि मैं 2000 रुपये डिविडेंड दूंगा और इसको पीएनएल में चार्ज कर लिया। अब हमें पेमेंट सोचने की, व्हाट यू हैव पेड, व्हाट वाज योर आउटफ्लो। तो जो डिविडेंड आपने पिछले साल नहीं पे करा, तो एक तो उसको इस साल पे करा होगा, यही माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल तक आउटस्टैंडिंग था, तो आपने हो सकता है मार्च में आउटस्टैंडिंग था तो मई अप्रैल आते आते पे कर दिया होगा। और 2000 आपने इस साल का भी डिक्लेयर करा है, तो वो तो 30 दिन के अंदर अंदर हम पे करते ही हैं, तो वो भी हम मानेंगे कि आपने पे कर दिया होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 1000 पुराना वाला पे करा होगा, 2000 इस साल वाला पे करा होगा, तो टेक्निकली हमने 3000 डिविडेंड पे करा होगा, है ना। तो ये सोच के कर सकते हैं। तो मैं आपको बाद में किताब वालों का दिखाऊंगा तरीका, उन्होंने खाता नहीं बना रखा, किताब ने ये खाता नहीं बना रखा, उन्होंने ये बात बस ऐसे सोच के, मतलब अंग्रेजी में लिख के बता दी कि भाई ये देखो नोट, डिविडेंड पे 3000, ठीक है। बट आपको लेजर से क्लियर हो गया ना। तो लेजर बनाने से आपकी गलती कभी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी लेजर बना लो, उससे गलती कभी भी नहीं होगी। तो हमें चारों लेजर से चारों बातें पता चल गई, ठीक है। चलो अब बस हमारा सिंपल काम रह गया, तो अब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं जल्दी जल्दी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो याद है सबसे पहले क्या करें, कहाँ से शुरू करें, करने की ज़रूरत ही नहीं, उसने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है, याद आ गया वही। तो ऊपर के अप्रोप्रिएशन तक तो हम ऑलरेडी पहुँचे हुए, तो अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई। तो उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको 4500 ही दे दिया, तो हमारे मज़े आ गए। अब तो बस हम सीधा इसके नीचे क्या जोड़ेंगे बताओ, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ, एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब क्या क्या थे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक ही था बस, कितना था, व्हीकल का 2500, फिक्सचर का 1000, तो 2500 और 1000 कितना हो गया, 3500। लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक तो गेन ऑन सेल जो दे ही रखा है 700 रुपये का, और कोई इंटरेस्ट मिला क्या, नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव तो कुछ नहीं है, पीएनएल में भी नहीं कुछ दे रखा है ना, तो कुछ नहीं।
तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 8 माइनस 700 7300। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला वो खेल करना है। ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस करना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। तो ये आप ढूंढ के बताओ क्या क्या हुए। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ शायद, है ना, तो माइनस कर देते हैं। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं लेना, वो तो ऑलरेडी डील हो गया। डिविडेंड पेबल भी नहीं लेना, वो ऑलरेडी डील हो गया। उन्हें नहीं लेना, हाँ, करंट लायबिलिटी में, है ना। ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हो गए तो ऐड कर देते हैं। उसके बाद इन्वेंट्रीज़ वो भी इंक्रीज़ हो गई तो लेस कर देते हैं 3000 से। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है, वो तो कैश इक्विवेलेंट और कैश भी नहीं लेना, वो भी बाद में चला जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा, 73 माइनस 5 23 प्लस 1500 3800। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ और लेस कर देंगे, क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स। आउटफ्लो है ना हमारा, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं वर्किंग नोट। ये हमने वर्किंग नोट से निकाला था कि कितनी पेमेंट करी थी हमने टैक्स की, 1000। ये रहा, देखो, है ना, पेमेंट ऑफ टैक्स 1000, जो आउटफ्लो बैंक निकाला था हमने। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 2800। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फिर कंटिन्यूएशन में चलते हैं। नंबर 2, नंबर 2 है जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सबसे सिंपल होता है, इसमें जो भी सेल परचेज हमने कर रखे थे वो कर लेते हैं। तो सेल और परचेज बताओ। हाँ, तो एक तो फिक्सचर क्या करा था हमने, परचेज कर दिया था। ठीक है, तो माइनस कर देता हूँ परचेज ऑफ फिक्सचर 7000। फिर हमने परचेज करा था व्हीकल, वो भी माइनस कर देते हैं 8000। और हमने सेल करा था व्हीकल, वो ऐड कर देते हैं 1700। बस, तो कितना आ जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुई, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट तो हम क्या मान रहे हैं, एज्यूम कैश इक्विवेलेंट। तो वो तो कैश के बढ़ोतरी घटोतरी में आ जाएगा ना। ऐसे तो कैश भी बढ़ गया, है ना। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है किताब वाले ना एज्यूम कर रहे हो ये, लेकिन हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली क्या है, ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी। हम लास्ट में नोट मेंशन करेंगे कि हम करंट इन्वेस्टमेंट को क्या ट्रीट कर रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये एजम्पशन हम लास्ट में पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो अब आप इसको ऐसे निगाहों से देखना कि आपको ये दे ही नहीं रखा आइटम,
इस पर वाइटनर लगा दिया। और अब ये समझ लेना कि मेरे को कैश इक्विवेलेंट ही दे रखा है, क्लोजिंग में 6000 और ओपनिंग में 9500। अब हम ऐसे डील कर रहे हैं, हमें अब करंट इन्वेस्टमेंट नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं दैट आर एज गुड एज कैश इक्विवेलेंट, है ना। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये करंट एसेट में दे रखी है ना हेडिंग, या तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देता तो मैं मानता लंबी अवधि का निवेश है ना। तो किताब वालों ने हो सकता है दूसरी अजम्पशन ले रखी हो, लेकिन अजम्पशन ले रखी होगी पक्की बात है। देख लेते हैं। तो देखो इन्होंने नोट दे रखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी रेडीली कन्वर्टेबल टू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश। तो इसीलिए कह रहे हैं हेंस दोज हैज़ बीन कंसिडर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इनकी अजम्पशन ये मान रहे हैं कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन हम मान रहे हैं कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मज़ेदार बात ये होगी कि हमारा भी आंसर लास्ट में टैली करेगा। हाँ, तो अब मतलब लास्ट में टैली हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया लेकिन पॉइंट। चलो तो अब निकाल लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। नेगेटिव 13,300। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद कंटिन्यूएशन में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग के लिए अपने नोट्स देख लेते हैं। एक तो शेयर्स थे, तो वो मेरे ख्याल से आपके बढ़ रहे थे 10,000 से, तो वो बढ़ गए थे, ठीक है। और एक हमने वो निकाला था वर्किंग नोट में, जब डिविडेंड पेबल वाला वो खाता बनाया था, हाँ, कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितनी हुई है ना। वो खाते में निकला था ना आउटफ्लो 3,000, तो वो लिख लेते हैं 3। और कोई डिवेंचर तो नहीं है, डिवेंचर और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस और तो कुछ नहीं है, तो ये आ गया 7,000 पॉजिटिव। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 7,000। तो अब हम लिख सकते हैं नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा? नेगेटिव 3,500, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे नेट डिक्रीज। और अब इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। तो हम कितना लिखेंगे बिगिनिंग का कैश इक्विवेलेंट? 9,500। समझ गए वो बात? हम तो अब कैश इक्विवेलेंट 9,500 लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आ जाएगा कितना? 6,000। अब वही है, देखो 6 ही है ना, तो टैली हो गया। बस नीचे नोट डाल देंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट्स are treated as marketable securities and hence taken as cash equivalents। इसीलिए हम उन्हें कैश इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो बस, तो ये एक नोट आप डाल देना, तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रोमोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है, तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्लोजिंग, ओपनिंग, शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल बढ़ रही है हमारी,
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका इनफ्लो हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका हम नोट देख लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका हम नोट देख लेंगे। ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे ऑपरेटिंग में। अदर करंट लाइबिलिटी का नोट देख लेंगे। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो बस जैसे ये दिखा तो अपने आप समझ जाओ कि खाता बनाएंगे, तो कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं है ना। फिर पीपीई नोट 4 देख लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। अब देखो ये है उत्कर्ष भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, ये है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर दें। बाकी करंट एसेट में इन्वेंट्री बढ़ गई, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश इक्विवेलेंट्स, अब नोट्स देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो 50,000 आया, तो इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर जोड़ लोगे, एप्रोप्रिएशन है। ऐसे ही पीएनएल अकाउंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो 40,000 आया, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। याद है, सबसे पहले ये लिखते हैं। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स, और कह रहा है इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब हो गया कि आपको अब कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि साल के आखिरी दिन इशू करा तो अब एक दिन का तो क्या ब्याज, कोई ब्याज नहीं। तो ये आपके 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी, डिविडेंड पेबल, तो आपका अब सेम पॉइंट आ गया बिल्कुल अभी वाले सवाल की तरह, तो इसमें खाता बना लेंगे। पीपीई, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और नीचे क्या बातें कह रहा है, नंबर 1, डेप्रीसिएशन 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीनरी का खाता ये बना लेंगे, तो 3 खाते हो गए अब तक, है ना। सेकंड, एट द ईयर एंड, ईयर के अंत पर कह रहा है 1 ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000, ब्रैकेट में लिखा है WDV लेकिन 20,000, वॉज सोल्ड फॉर 35,000, तो 35,000 का आपने बेच दिया, तो 20,000 की WDV को 35 में बेच दिया, कितना गेन हो गया, 15, तो ये भी खाते में ही आ जाएगा। थर्ड, 50,000 वॉज पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स, तो ये आप प्रोविज़न का खाता बनाएंगे ही, है ना, तो डेबिट साइड में आउटफ्लो, हाँ। और फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, ठीक है, एंड हैंस नो डेप्रीसिएशन में बी चार्ज ऑन द सेम, तो ये तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इस पर अपना वाइटनर लगा के आगे बढ़ें। कह रहा है बिल्डिंग हमने साल के आखिरी में कंस्ट्रक्ट करी, इसीलिए बिल्डिंग पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं होएगा, तो ठीक है, तो इससे मतलब हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब देखो बिल्डिंग सीधा सीधा बिना खाता बनाए हम सोच सकते हैं 4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई बिल्डिंग, तो इसका मतलब हमने क्या करा होगा, परचेज, तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 लाख माइनस कर लें। डेप्रीसिएशन उसने मना ही कर दिया है नहीं, तो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो पहले हम तो लिख देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दोनों केस में है तो आउटफ्लो ही, हाँ। चलो तो पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, तो कितने खाते बन गए, प्रोविज़न, फिर डिविडेंड और प्लांट। चलो ठीक है, तो पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो देगा, लेकिन ना भी दे तब हम उस पे चार्ज करते हैं ओपनिंग पे। चलो तो पहले हम वर्किंग के 3 लेजर बनाते हैं। एक बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, एक बना लेते हैं इसका भाई डिविडेंड पेबल, और एक बना लेते हैं प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो आप पहले 3 ढांचे बना लो।
चलो तो पहले हम ये दोनों बना लेते हैं लाइबिलिटी वाले। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का बाय बैलेंस BD कितना है? 70। और टू बैलेंस CD 80। अच्छा 1 लाख, ओके 1 लाख, ठीक है। फिर डिविडेंड पेबल का बाय बैलेंस BD 1 लाख और टू बैलेंस CD nil, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का टू बैलेंस BD 5 लाख और बाय बैलेंस CD 7 लाख, ओके ठीक। तो ये हो गया पहले। अब पहली एडजस्टमेंट में दिया है उसने क्या, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन 25% ओपनिंग बैलेंस में। तो प्लांट के 5 लाख का 25% निकाल लो, 1.25, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि हमने एक प्लांट 50,000 की कॉस्ट का, लेकिन बुक वैल्यू 20,000 थी, उसको बेच दिया 35 में। तो एक तो लिख लेंगे बाय बैंक, क्योंकि हमने बेचा 35 में, और 15,000 का गेन आ गया था, तो वो डेबिट साइड में, टू गेन ऑन सेल। बस, और तो कुछ नहीं है। तो अब आप खाता बंद करके निकाल लो बैलेंस। टोटल आ गया 860। तो 860 में से ये दोनों माइनस कर दो, 345। तो इसका मतलब हमने 345 का परचेज कर लिया, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट भी लिख देता हूँ। गेन क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में, और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी मशीन की सबको? ठीक है जी। उसके बाद अब ये दोनों अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स बना लेते हैं। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स में आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दे रखा था? 50,000 टैक्स हमने पे करा है, आउटफ्लो बता रखा है। तो हम लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट कि हमने कितना टैक्स पे करा है, 50,000 ये दे रखा है, ठीक है। बस, और तो कुछ है नहीं। तो निकाल लो बैलेंस। तो अब हमें ये इस बार ये पता लगेगा कि P&L में कितना चार्ज करा है, 80, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस बच गया बाय P&L 80, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इसके भी ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। तो जो टैक्स पे करा आपने वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस करोगे, और जो P&L में चार्ज करा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर की तरफ ऐड कर लोगे। याद आ गया ना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ऐड बैक करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ओके हो गया पॉइंट। अब डिविडेंड पेबल। तो डिविडेंड पेबल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो बस खाता बंद कर दो। तो ओपनिंग में ₹1,00,000 का डिविडेंड पेबल था, बस। तो बैलेंस क्या बच गया? तो आपको पेमेंट पता चल गई कि पेमेंट कितनी करी,
1 लाख बस। अब किताब वाले इसका खाता देते नहीं है भाई, लॉजिक हो गया ना। डिविडेंड पेबल ओपनिंग में था लाख, क्लोजिंग में निल है, तो आपने क्या करा होगा, पे कर दिया होगा, तभी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो ये 1 लाख रुपए हमारा डिविडेंड पे हो गया होगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो, तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है, उसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाना है। आइटम्स सारे मैंने मार्क करवाई दिए कि किसका क्या क्या करना है, और एडजस्टमेंट बस यही है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में आपका यही था 40, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स तो हमने खाते में बना ही लिया था। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिज़र्व आ गया, डेप्रीसिएशन हमारा लेजर में था, गेन वो भी था। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया होगा 280, पहला पड़ाव, ठीक है। फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया होगा आपका 160। पेमेंट ऑफ टैक्स थी 50,000, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यही आ रहा है, सही, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं किसी पॉइंट में। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव 6,10,000, तो इसमें बस एक ही इनफ्लो था जो हमने मशीन बेची, और बाकी हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ था, मतलब परचेज वो आ गया, बिल्डिंग की 2 लाख की कंस्ट्रक्शन और फिक्स्ड एसेट जो खरीदे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो डिबेंचर्स की इशू हुए थे और शेयर्स के इशू हुए थे, ये इनफ्लो हो गया था, और डिविडेंड की पेमेंट थी वो आउटफ्लो हो गया था। तो कितना आ गया इसका, 3 लाख। तो A + B + C करके आपका कितना आ रहा है, नेगेटिव 2 लाख, और कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग 2 लाख, तो निल, ठीक है। तो फाइनली निल आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गई कहानी पूरी। चलो एक और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस पर आप 2 स्टार लगा लो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करते हैं हम साथ साथ। इसमें लिखा है बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 एंड 2000 फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। तो हमें 31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट दे रखी हैं। शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट देख लेंगे, अदर करंट लायबिलिटी नोट देख लेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ये एक लेजर बन गया। पीपीई नोट नंबर 5 देख लेंगे। करंट एसेट्स में कैश हो गया, इन्वेंट्री कम हो गई, अदर करंट एसेट बढ़ गए, ठीक है। हाँ सॉरी, बढ़ गए, हाँ बढ़ गए, और अदर करंट एसेट कम हो गए, ठीक। फिर उसके बाद है नोट्स टू अकाउंट्स, इस पर नज़र मार लेते हैं एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, प्रेफरेंस शेयर कम हो गई, जनरल रिजर्व बढ़ गया, पीएनएल बढ़ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9% डिबेंचर्स भी कम हो गए। उसके बाद डिविडेंड पेबल, तो बनाओगे खाता या अब दिमाग लगा लें, हैं? अब सीधा देखो, ओपनिंग दे रखा है 120, क्लोजिंग दे रखा है निल, तो अब सीधा पेमेंट ही लिख देंगे, है ना, अब हम शातिर हो गए। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी, ठीक है। पीपी में, हाँ अब देखो पीपीई, अब इस बार इन्होंने इसका मतलब ये कॉस्ट दे रखी है, क्योंकि नीचे उन्होंने अलग से लेस करके डेप्थ दिखा रखा है इतना, और बुक वैल्यू जो है वो ये दे रखी है, तो इसका मतलब ये इस बार कॉस्ट भी दे रखी है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ। हाँ, तो बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू तो बुक वैल्यू होती है।
क्योंकि उसने इसका मतलब ऐसे दे रखा होगा ना, कॉस्ट दी, कॉस्ट में से जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्ट माइनस करते हैं तभी तो बुक वैल्यू आती है। तो कॉस्ट दी तो ये रही ना कॉस्ट, ये 32 लाख क्या है? हाँ, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू मतलब कि 22,80,000 तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन नोट्स में उसने अब हमें कॉस्ट भी दे दिया और पीएफडी भी दे दिया, तो अब हमें 2 खाते बनाने पड़ेंगे। या तो वो या ना देता तो नहीं बनाते, तो अब तो उसने दोनों दे दिया, कॉस्ट भी और पीएफडी भी, तो अब हमें 2 खाते बनाने पड़े, है ना। फिर एडिशनल इन्फो पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर 1, द कंपनी सोल्ड 1 प्रॉपर्टी फॉर रुपी 1 लाख। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी 1 लाख की बेच दी, कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख एंड डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वॉज 80,000। तो निकालना ज़रा प्रॉफिट लॉस। 2 लाख की कॉस्ट है, 80,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो इसका मतलब बुक वैल्यू बची होगी 1,20, बेचा 1 लाख में तो लॉस आ गया 20। ठीक, तो ये तो खाते में आ जाएगा। सेकंड, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ पीपीई कॉस्टिंग 56,000 रुपये ऑन विच डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 40,000 रुपये। तो राइट ऑफ का मतलब एक तरह से हो गया कि सेल करी नील पर, तो इसमें इसका मतलब कितना लॉस हो गया? 16। वेरी गुड, ये भी खाते में आ जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन पीपी प्रोवाइडेड 360, तो ये डेप्रीसिएशन जो फॉर द करंट ईयर दे रखा है 360, ये भी खाते में आ जाएगा, लेकिन कौन से खाते में? पीएफडी में। ठीक है, तो 3 बातें करते हैं खाते में। उसके बाद है कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 40। तो अब उसने एक इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हमें कौन सा खाता और बनाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कहाँ है? ये रहा, लेजर। उसके बाद डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट, तो ये नया पॉइंट आया, पहला एक सिखाऊंगा आपको। 5% प्रीमियम, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द ईयर एंड। तो देखो 2 बातें हैं, इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम अच्छे से। पहले तो कह रहा है कि हमने डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को 5% प्रीमियम पर रिडीम करा है, तो पहले ये समझा देता हूँ। तो अभी आंसर में लिखवा भी दूंगा, लेकिन अच्छे से पहले एक बार समझा देता हूँ। तो आप प्रेफरेंस शेयर्स पे फोकस करो और डिबेंचर की वैल्यूज़ पर फोकस करो। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी वैल्यू में कितनी गिरावट हो रही है? 120। और इसी तरह डिबेंचर्स की वैल्यू में भी कितनी गिरावट हो रही है? 120। तो इसका मतलब आपने ये रिडीम करें, रीपे करें। लेकिन वो कह रहा है कि जो हमने ये रीपे करें ये 5% प्रीमियम पर करें, तो मतलब आप 120 की पेमेंट तो कर ही रहे हो, 5% उन्हें एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो रिडम्पशन। तो इसका मतलब कितने प्रीमियम दे रहे हो? इन्हें 6,000 इन्हें दे रहे हो, और इसी तरह डिबेंचर वालों को भी 6,000 एक्स्ट्रा इन्हें भी दे रहे हो। तो ये हमारा आउटफ्लो है, ये एक तरह से हम उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना लोगों को, अपने डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को। तो इस प्रीमियम का क्या करना है ट्रीटमेंट, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। लेकिन आप पहले ये समझ गए कि हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को और अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अभी हम थोड़ी देर में इनको देखेंगे। और फिर उसने इसी में एक और लाइन चिपका रखी है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द ईयर एंड, मतलब डिबेंचर्स को आपने साल के आखिरी में रिडीम करा है, यानी हाँ, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट आप दोगे डिबेंचर्स पर वो पूरा 4 लाख पर ही कैलकुलेट कर दोगे। कितना आएगा? 36,000। तो इसका मतलब ये पॉइंट का ये यूज़ हो गया।
तो हम डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे देंगे कितना, 36,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट। इस पर भी आपको स्टार बनाना है पॉइंट पर। कह रहा है कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31 मार्च 2000 वॉज 2,16,000, मतलब पिछले साल। द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2001 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। तो ये पॉइंट आप ध्यान से समझना। देखो उसने हमें जो ये इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है, एक बार उसको दिखाता हूँ आपको। पिछले साल की इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 216। तो पिछले साल हम अपनी इन्वेंट्रियों को कैसे वैल्यू करते थे, कॉस्ट लेस 10% पर। और जो इस साल की इन्वेंट्री दे रखी है 3 लाख, वो तो उसने कहा है कि वो हमने करेक्टली कॉस्ट पर वैल्यू कर रखी है ऑलरेडी। लेकिन अब हमारी पॉलिसी है कि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट पर होनी चाहिए, उसने बोला। तो ये जो 2,16,000 वाली इन्वेंट्री है, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है एक प्रकार से, ये 216 नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस 216 की ये निकालनी है कि इस 216 की कॉस्ट क्या रही होगी, 240 है ना, 216 इंटू 100/90, ठीक है, 240 रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ वी हैव टू टेक, ये ओपनिंग स्टॉक कितना 240, मतलब हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू या ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 240 मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 240। अब अगर मैं अपने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो इसका प्रभाव हमारे प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। इसका प्रभाव हमारे किस पर पड़ेगा, प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। तो अब देखो दो तरीके हैं कि भाई हमने एक तरह से पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया। ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, एक तरह से लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर हम पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा फिर तो, क्योंकि जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे वैल्यू को, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो हमें ये पिछले साल का प्रॉफिट भी 240 की बजाय अब कितना लेना पड़ेगा, 264। मतलब हम पिछले साल के प्रॉफिट को भी कितना बढ़ा देंगे, 264। तो मतलब हमने पिछले साल का स्टॉक बढ़ा दिया, और पिछले साल का स्टॉक बढ़ाने का मतलब है पिछले साल का फिर प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। बस फिर वो कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 बाय इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, या फिर हम, लेकिन हमें पिछले साल का ही करना चाहिए, क्योंकि हम पिछले साल की इन्वेंट्री को चेंज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी पिछले साल का ही चेंज करना चाहिए। तो लॉजिक ज़्यादा बेहतर यही है। चलो ठीक है, तो पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। तो आप लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। पहले एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें और वर्किंग्स हैं वो कवर अप कर लेते हैं, फिर पूरा वो बनाते हैं स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो पॉइंट कौन सा था, वो प्रीमियम का, उसके बारे में लिखवा देता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 5 है ना, तो पहले उसी के बारे में एक नोट डाल लेते हैं। पॉइंट 5, तो ऐसा लिख लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अब पहले तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की कैलकुलेशन दिखा देते ताकि आपको बाद में याद रहे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है,
भाई 1,20,000 का कितना निकाला था, 5%, 6,000। ये तो किस पर था, प्रेफरेंस शेयर्स पर, है ना। सबको याद आ गया ये। और इसी तरह डिबेंचर्स पर भी 1,20,000 पर 5% था, तो दोनों पर हमारा जो प्रीमियम था वो 6,000 था। तो कुल मिलाकर आ गया 12,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो आपको तो इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि भाई इसका हमें क्या करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, है ना। तो अब देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये क्या होता है। अब ये हमने अपने P&L में चार्ज कर दिया होगा, भाई खर्चा है, एक तरह से डेबिट है ना। तो ये हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, ये कोई रोज़मर्रा के बिजनेस का खर्चा तो है नहीं, तो P&L में क्यों फालतू में चार्ज हो रहा है, ये तो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ऐड बैक होएगा, जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह सब होते हैं। और दूसरा एंगल ये कि भाई अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो पैसा तो दिया, आउटफ्लो तो है ही, आपने 12,000 फालतू दिए लोगों को, तो कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई ये इसका ट्रीटमेंट है बस, तो ये आप याद रखना, हाईलाइट कर लो चाहे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है वो हमेशा आपका इस तरह से दो जगह मतलब अपना प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम वो बना लेते हैं जो खाते बनाने, हमें 3 लेजर बनाने थे मेनली, तो कौन कौन से, चौथा कौन सा, अच्छा प्रोविज़न फॉर टैक्स, हाँ हाँ ठीक है, और एक वो, ठीक है, तो 4 खाते बना लेते हैं। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, एक बना लेते हैं PPE अकाउंट, और PPE के नीचे ही कौन सा, PFD अकाउंट, और एक कौन सा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप 4 खाते बना लो पहले, फिर इनकी पोस्टिंग करते हैं। चलो आता है किसी क्वेश्चन में तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मतलब ओरली समझाना तो मुश्किल हो जाएगा। है क्वेश्चन में किसी में, चलो देख लेंगे। वैसे तो बन गए, खाते बन गए, ठीक है। तो अब इसके वो बताओ बैलेंस। तो बाय बैलेंस BD प्रोविजन फॉर टैक्स का 360, और टू बैलेंस CD 340, ठीक है। उसके बाद अगला खाता है अपना PPE, तो टू बैलेंस BD। अब ध्यान रखना ये कॉस्ट पे चलेगा, क्योंकि हम PFDs का नीचे अलग बता रहे हैं। हाँ, तो अपने को कॉस्ट बतानी है इसकी ओपनिंग PPE की 32 लाख, और बाय बैलेंस CD 38, ठीक है। उसके बाद PFD बाय बैलेंस BD 920, और टू बैलेंस CD 1160, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में टू बैलेंस BD 4 लाख, और बाय बैलेंस CD 320, ठीक है। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के मुझे भी बताते रहो, आप भी करते रहो। तो पहले पॉइंट में तो लिखा था कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी, तो PPE में आ जाते हैं बाय बैंक, कितने रुपए की,
हमने 1 लाख की बेच दी, ठीक है। और बाय लॉस ऑन सेल कितना निकाला था उसमें? 20,000। और बाय उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना था? 80। तो बाय पीएफडी 80। तो ये याद आ गया आपको। फिर अब इसी 80 को हम क्या करेंगे, पीएफडी अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर देंगे टू पीपीई अकाउंट। ठीक है, सिंपल। फिर सेकंड पॉइंट, उसमें सिर्फ लॉस हो रहा है, तो बाय लॉस ऑन राइट ऑफ कितना? 16,000, क्योंकि उसकी सेल वैल्यू तो टेक्निकली नील है, तो बाय सेल तो कुछ लिखना नहीं। और उसका फिर से वही एक्यूमुलेटेड डेप्ट यानी बाय पीएफडी कितना? 40। तो ये 40 भी क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। तो टू पीपीई 40। उसके बाद एडजस्टमेंट 3, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई 360। तो वो पीएफडी में आएगा वो, तो बाय डेप्रीसिएशन 360, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40। तो इसका मतलब हमें गेन ऑन सेल दे रखा है, तो गेन ऑन सेल लिख लेते हैं 40। बस 5 भी हो ही गई, 6ठी भी हो गई, तो 6 की 6 एडजस्टमेंट ओके हो गई। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलो तो खाते बंद करते हैं, नीचे से ही शुरू करते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से हमें पता लग जाएगा 1/20। तो इसका मतलब आपने 1/20 की बेची है, तो बाय बैंक 1/20। ठीक है। फिर पीएफडी क्लोज कर दो। इसमें तो सब कुछ ही गिवन हो गया, तो टैली ही कर जाना चाहिए। 12C, ठीक है। तो ये तो एक टैली ही हो गया। तो बस हमें डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी बता दो, गेन ऑन सेल को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस और सेल को प्लस, ठीक है। उसके बाद जी पीपीई का खाता क्लोज कर दो। क्रेडिट साइड का टोटल 4056, ठीक है। 4056, तो कितना बच गया? 2 बैंक, $856 है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इसके ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, पीएफडी कहीं जाएगा नहीं, और ये वाला लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, पीएफडी कहीं जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट कितना बताओ उत्कर्ष? चलो तो अब इसमें एक चीज़ सिखानी है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का खाता अगर आप देखोगे और आप क्लोज करके खाली बैलेंस निकालोगे तो आप
हो सकता है आप कहो कि भाई बैलेंस आ रहा है 20,000, तो मैंने पेमेंट करी है 20,000 की, है ना। लेकिन प्रोविज़न फॉर टैक्स में ऐसे नहीं करते, ये एज्यूम किया जाता है इसमें हमेशा कि अगर आपको कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, है ना, तो जो आपने पिछले साल प्रोविज़न बनाया है 360 का, है ना, पिछले साल यानी कि ओपनिंग में जो प्रोविज़न दे रखा है 360 का, तो इसका मतलब आपने इस साल कितनी पेमेंट करी होगी 360। ये एज्यूम किया जाता है कि भाई इसका मतलब आपने कितनी पेमेंट करी होगी 360। भाई पिछले साल प्रोविज़न था 360, तो इस साल पे तो कर ही होगा ना, सरकार को 20,000 तो नहीं दोगे आप सरकार को, आप इसका मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कितना टैक्स दिया होगा पूरा 360। और ऑटोमेटिकली फिर ऐसा करने पर हाँ, जो हमारा टेक्निकली ये इधर पीएनएल में जो चार्ज होता है वो पता लगता है, इसका मतलब हमने पीएनएल में कितना चार्ज करा होगा 340। अब देखो ध्यान से समझना, इस पीएनएल के चार्ज को हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, ऐड सबसे ऊपर, और इस बैंक की पेमेंट को हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, माइनस सबसे नीचे। तो ऑपरेटिंग के अंदर ही आप 340 जोड़ोगे सबसे ऊपर और 360 नीचे माइनस करोगे, तो टेक्निकली ऑपरेटिंग में आप -20 ही कर रहे हो एक तरह से। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने पहले 340 जोड़े और फिर बाद में 360 माइनस करे, तो कर तो हम ऑपरेटिंग में 20 ही माइनस रहे हैं, लेकिन वो हम डायरेक्टली नहीं लिखते खाते में। अगर हम सीधा ऐसे लिख देते ना कि भाई बैलेंसिंग फिगर 20 बच रही है, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो जितना भी ओपनिंग प्रोविज़न होता है टैक्स का, हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो हम फिर पे करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब हमने हाँ दोनों चीज़ों के लिए हाँ, तो फिर हम ये मानते हैं कि हमने कितनी टैक्स की पेमेंट करी होगी ओपनिंग वाली, अगर क्वेश्चन ने दोनों चीज़ों पे ही साइलेंट छोड़ रखा है। तो इसमें क्वेश्चन ने देखो कुछ नहीं बताया था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नहीं तो अभी तक के हर क्वेश्चन में क्या होता था, या तो पीएनएल बताता था या टैक्स पेड बताता था, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये बात याद रखनी थी। तो हमारी पेमेंट हो गई 360 की और हमारा पीएनएल में आ गया 340, तो ये खाता भी क्लोज हो गया। बस, तो ये बना लो, फिर हम मेन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो ठीक है, तो वर्किंग सारी क्लोज हो गई, तो अब हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं पूरा। तो नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले लिखते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना है क्लोजिंग 340 और ओपनिंग पीएनएल 264। हाँ समझ गए ना, इस पर तारा लगा देता हूँ क्योंकि अब तो हमको ओपनिंग प्रॉफिट वो चेंज वाला लेना। तो कितना आ गया 76 प्लस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कितना है क्लोजिंग 760 माइनस 6 लाख, 760 माइनस 6 लाख, तो ये आ गया जी 160। तो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना 236। फिर इसमें ऐड बैक कर देते हैं जो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स यानी पीएनएल में चार्ज करा, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमने अभी अभी वर्किंग नोट में निकाला
340। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 576। ठीक है। अब उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस माइनस कर लेते हैं। तो एक तो था जी डेप्रीसिएशन, वो तो सीधा सीधा दे ही रखा था अपने को 3,60,000। दो हमारे लॉस थे, एक था लॉस ऑन सेल, एक था लॉस ऑन राइट ऑफ, है ना, खाते में जो थे। तो वो बताओ एक बार कितना कितना था। लॉस ऑन सेल 20,000 और लॉस ऑन राइट ऑफ 16। ठीक है। उसके बाद कोई गेन भी था, गेन वो चलो बात इन्वेस्टमेंट पे, हाँ, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ माइनस कर दो 40। फिर एक बड़ा आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था सितारा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना, वो तो आज सीखा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है तो वो भी ऐड कर लेते हैं 12,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और एक और था आपका वो जो हमने क्वेश्चन के साथ निकाला था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो निकाला था ना, कैलकुलेट करा था आपने 36,000, वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बस और तो कोई कुछ था नहीं। तो अब आप इस पड़ाव का आंसर निकाल लो कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है। 980। ठीक है, तो देख लो एक बार, यही आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी का खेल। तो बताओ करंट एसेट करंट लायबिलिटी कौन सी है? करंट लायबिलिटी 40,000। ठीक है, तो ये तो ऐड हो जाएगा। अदर करंट एसेट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे, तो लेस कर देते हैं। डिक्रीज इन वो सॉरी इंक्रीज इन अदर करंट एसेट, तो वो माइनस कर देते हैं 16,000। और कोई एसेट? बस, और तो कुछ नहीं, और तो कैश है। अदर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैसे, वो कहाँ था देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 44,000 से डिक्रीज हो रहा है। ओके ठीक है, तो अदर करंट एसेट डिक्रीज हो गए, तो वो भी ऐड कर देते हैं। और इन्वेंट्रीज क्या हो रही हैं? वो इंक्रीज हो रही होंगी, हैं? ठीक है, तो वो लेस कर लेते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज वो कितनी? 60। ठीक, तो इतने बड़ाओं का आंसर आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ₹10,04,000। ठीक है, और लेस कर देते हैं फिर पेमेंट ऑफ टैक्स, वो हमने वर्किंग में निकाल ही लिया था 360।
तो कितना आ गया ए आंसर? 6,44,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ओके। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें तो सेल परचेज जो जो करी वो लिख लेते हैं। तो एक तो सेल ऑफ पीपीई करा था हमने 1 लाख, फिर एक सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करा था जो हमारा वर्किंग नोट से निकला था 1,20, और एक हमारी परचेज ऑफ पीपीई वो भी वर्किंग नोट से निकली थी, वो माइनस कर लेते हैं 856। तो इसका आंसर आप निकाल लो कि क्या आ रहा है बी का। नेगेटिव आना चाहिए मेरे ख्याल से, 636 नेगेटिव। ओके, और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और जो जो पॉइंट थे वो देख लेते हैं। डिविडेंड पेबल हमने कहा था दिमाग से कर लेंगे, है ना। तो एक तो शेयर्स बढ़ रहे थे, इशू ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। अच्छा, फिर हमने माइनस कर देता हूँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स वालों को बताओ कितनी पेमेंट करी? 126। हाँ ठीक है, तो 6 इसी में आ गए। और इसी तरह रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, उनको भी 120। तो अब 12,000 अलग से तो नहीं माइनस करोगे, है ना, वो हो गए। कई बच्चा बाद में कंफ्यूज हो कहे कि सर आपने यहाँ तो लिखवाया था 12,000 फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, भाई ये डाउट तो नहीं आएगा। तो 12,000 आउटफ्लो यहाँ पे दोनों में इंक्लूडेड फॉर्म में हो गया। अच्छा, और क्या था? डिविडेंड जो हमने दिमाग लगा के अब बिना खाते के ही कर लिया था 1,20। ठीक है, और एक हमारा वो था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ना, तो वो भी एक आउटफ्लो है 36। तो सी का आंसर आप निकाल लो क्या आएगा? -8। ठीक है, तो अब A + B + C बताओ। -644 -636 -8 कितना? 0। ओके, तो ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगनिंग में कितना है, और एंड में, मतलब वो तो है भी या हमारा आ रहा है, दे रखा है 10-10 ही दे रखा है। ठीक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 10,000 ही आएगा वैसे तो, है ना। चलो ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन का और बस डिस्कशन करना है, इजी है लेकिन एक बार देख लेते हैं। चलो इसी के बाद है क्वेश्चन 6, ठीक है, बस एक बार देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आप एक स्टार लगा लेना चाहिए। ABC लिमिटेड गिव्स यू द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2000 एंड 31 मार्च 2001
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हमें 31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल सेम है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 में देख लेंगे। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, अब देखो ये बैंक लोन है, अब हेडिंग इसकी दे रखी है करंट लाइबिलिटी, लेकिन है ये बैंक लोन, तो अब इसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लोगे या क्या करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो इसमें 1,50,000 बढ़ रहे हैं वो हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करना। तो लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। तो इवन दो हेडिंग करंट लाइबिलिटी है, लेकिन ये आप इंक्रीज डिक्रीज वाले में नहीं लोगे, क्योंकि लोन जो होता है इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये पॉइंट पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है। बाकी ट्रेड पेबल्स चलो सिंपल। अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 2 देख लेंगे। उसके बाद और क्या है, एसेट्स में पीपीई, ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, तो इस बार करंट इन्वेस्टमेंट में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वाइटनर नहीं लगाना, क्योंकि अब एक सवाल में आईसीआई के हिसाब से भी तो कर लो भाई, दोनों तरह के असम्पशन जरूरी है ना। तो इस बार इसको ये एज्यूम कर लेना कि भाई ये मार्केटेबल नहीं है। इस बार हम ये लिखेंगे कि भाई ये मार्केटेबल नहीं है, हमें खतरा लग रहा है कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, हमें दोनों तरह की चीज़ आनी चाहिए। तो हम इस बार इसकी बढ़ोतरी को मान लेंगे कि भाई परचेज़ कर रहे हैं, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब इस बार आप इसको परचेज़ की तरह डील कर लें। तो दोनों वैरायटी होनी चाहिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि इंस्टीट्यूट से बस हम पंगे ही लिए जा रहे हैं। तो इस बार ये एजम्पशन ले लेंगे कि ये मार्केटेबल नहीं है ना। तो देखो हमको चीज़ आनी चाहिए। बाकी इन्वेंट्री ओके, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 4, कैश ठीक है, अदर करंट एसेट सिंपल। बाकी नोट्स में देख लेते हैं। डिबेंचर्स कह रहा है इशूड एट द एंड, तो अब आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इशू ही साल के आखिरी में करे, एंड में करे, ठीक है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, डिविडेंड पेबल, तो खाता बनाना है या दिमाग में ही कर लोगे, अब तो दिमाग में कर लोगे। बाकी लायबिलिटी नॉर्मल। पीपीई, अब देखो प्लांट एंड मशीन दे रखा है और नीचे ये दे रखा है, तो अब इसका मतलब हाँ पीपी और पीएफडी सेम पुराने क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में ग्रॉस वैल्यू और लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये दे रखा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये वैल्यूज आ रही है। हाँ इसका मतलब ये कि जैसे हम बैलेंस शीट में जब हम छोटे थे तो कैसे दिखाते थे, है ना, तो बस वो दिखा रखा है। डेटर्स हैं 2390 के, पीडीडी लेस कर रखा है 150 का, तो बाहर बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आ गई ये, तो उन्होंने वो बस दिखाने के लिए दिखा दिया। हाँ तो मतलब हमारा है तो डेटर्स या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, है ना, और जो हमारा मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाता है। तो हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो नेट वैल्यू से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में आगे देखते हैं। उसके बाद तब भी नेट इफेक्ट सेम आएगा, लेकिन हमें ग्रॉस से ही करना चाहिए, तो अभी बताता हूँ। अब एडिशनल इन्फो पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, तो एक तो उसने हमें डेप्रीसिएशन दे रखा है 1,80,000 का, तो इसका मतलब हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, यही वाला पीएफडी पीपी। और बाकी कह रहे हैं नेट प्रॉफिट डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद है हमारा 10,40,000, तो इसका क्या करोगे आप, इसका मतलब
की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसका मतलब ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, है ना, तो ये सीधा आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अब ये पॉइंट पे स्टार लगाना है, सेकंड, बस इसी का डिस्कशन करना था। तो इससे वो पीडीडी का पॉइंट भी लिंक कर रहा है ना, इसकी एडजस्टमेंट है। कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 2,30,000 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस एंड वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो उसने हमें एक जानकारी दी कि हमारे 2,30,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या हो गए थे, वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब बैड डेट्स, और हमने इन्हें राइट ऑफ कर दिया अगेंस्ट क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं एक बार वो एंट्रीज करके दिखाता हूँ बचपन में हम क्या करते थे। जैसे ही बैड डेट होता था तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, हम अपने डेटर की वैल्यू कम करते थे। हम कहते थे भाई बैड डेट हो गए, एक एंट्री ये करते थे, और फिर इस बैड डेट को हम एडजस्ट कर देते थे, यानी कि इस बैड डेट को हम राइट ऑफ करवा देते थे अगेंस्ट, अब या तो पीएनएल से, लेकिन अगर हमने पहले से कोई पीडीडी बना रखा होता है तो हम उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करवा देते थे। तो ये बेसिकली जो अकाउंटिंग हो रही है उसकी अंग्रेजी अनुवाद दे रखा है कि हमने ये करा कि बैड डेट हुए तो हमने उसको प्रोविज़न के अगेंस्ट में क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, तो इसमें अब हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको डील करने के, ठीक है। एक तरीका हमारे पास होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने जैसे अपने डेटर की वैल्यू कम करी, है ना, तो अब अगर मैंने अपने डेटर की वैल्यू कम करी तो हम अपने डेटर्स की वैल्यू को कम ना करते हुए बढ़ाकर दिखा सकते। तो अगर आप 28,30,000 में 2,30,000 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 30,60,000। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने रहे होंगे, 30,60,000। हम ये वैल्यू ले लेते हैं लेट से, ठीक है, अगर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को हम हटा दें। दूसरा फिर हमने इसको किससे एडजस्ट कर रखा है, पीडीडी से। इसका मतलब हमने अपने प्रोविज़न को भी कम कर दिया। तो अगर मैं अपने प्रोविज़न को कम ना करता तो मेरा प्रोविज़न भी 190 की बजाय कितना होता, 420 होता। अब आप 30,60,000 में से 420 माइनस करो, ये वैल्यू सेम आएगी 26,40, है ना। पहले इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, अब मेरे डेटर्स 2240 से बढ़कर 2640 हो गए, ये नेट डेटर्स है। तो अगर मेरे डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितने रुपए, 4 लाख। 2240 से बढ़कर कितना हो गया, 2640, है ना, 4 लाख करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली ये ट्रीटमेंट कर दूं तो मेरे को डेटर्स का, पीडीडी का और इस एडजस्टमेंट का मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत टेक्निकली नहीं पड़ी। समझ आया पहले इतना। अब है दूसरा ऑल्टरनेटिव, ये तो हो गया एक ऑल्टरनेटिव। अब दूसरा भी सुनना। अब अगर मैं डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू और पीडीडी दोनों को अलग अलग डील करूं, मैं सोचूं कि ये करंट एसेट है ग्रॉस वैल्यू और प्रोविजन तो एक करंट लायबिलिटी है, मैं अलग अलग डील करूं, तो आप अब खाली खाली डेटर्स में 23,90,000 से देखो और 30,60,000 कितना इंक्रीज हो गया, 6,70,000, यही आ रहा है 6,70,000। तो इसको आप ऑपरेटिंग में माइनस कर दोगे कि भाई 6,70,000 हमारे डेटर की वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई। और जो प्रोविज़न है 1,50,000 से बढ़कर 4,20,000 हो गया, करंट लायबिलिटी बढ़ गई कितनी, 270। तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लोगे।
270। तो एक तरीका है कि हम ये शो करें कि करंट एसेट बढ़ गया तो 670 और करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो 270। तो इनका भी दोनों का नेट इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या पड़ेगा? एक तरह से अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर रहे हो 670 और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर रहे हो 270, तो नेट इफेक्ट तो ऑपरेटिंग में क्या ही पड़ेगा कि 4 लाख आप लेस कर रहे हो, है ना? तो क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन हम 4 लाख को डायरेक्ट लेस करके नहीं दिखाते क्योंकि फिर वो तो 12th का बच्चा बन गया। तो हम तो सीए हैं, हमें क्लाइंट को भी थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ही शो करते हैं। यानी कि हम करंट एसेट्स में जो इंक्रीज़ हुआ वो वैल्यू -670 अलग शो करेंगे, और जो प्रोविज़न में इंक्रीज़ हुआ है ना, प्रोविज़न में जो इंक्रीज़ हुआ इसे हम ऑपरेटिंग में प्लस करके अलग से शो करेंगे। पहले इतनी बात क्लियर होगी। अब प्रोविज़न में जो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये नॉन कैश नेचर का है, क्योंकि प्रोविज़न जो है वो तो क्या होता है, एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए आप इसको नीचे करंट लायबिलिटी में नहीं ऐड करोगे। इसको कहाँ ऐड करोगे? ऊपर की हेडिंग में, जब हम नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करते हैं। होगा देखो ऑपरेटिंग में ही ऐड, कटने को आधा एक नंबर कट जाए, लेकिन वो भी क्यों रिस्क लेना। ऑपरेटिंग में ऐड तो होगा, लेकिन कहाँ ऐड होगा? नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये बात आप नोट कर लेना। तो हम ऐड तो करेंगे इसको, लेकिन कहाँ ऐड करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंस में। तो ये आप मतलब ऐड कर लोगे। तो क्लियर हो गया। बाकी बस इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल पुराने क्वेश्चन की तरह ही सेम बात है। ठीक है ना। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ जस्ट आपके मन की संतुष्टि के लिए नोट कि भाई दोनों तरीक़ों से करा जा सकता है। तो जब आप करोगे एक बार अपने आप, तो आप तो इसी तरह से कर लेना। बाकी देखो यहाँ पर 2 नोट दे रखे हैं इसके सॉल्यूशन में। पहला तो दे रखा है कि भाई देखो 2,30,000 के जो बैड डेट हुए, हमने इन्हें बैड डेट्स को ऐड बैक कर दिया है किस किस में? पीडीडी में और ट्रेड रिसीवेबल में। फिर आगे का स्टेटमेंट पढ़ो। ऑल्टरनेटिवली हम इस एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट को इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ मत करो, उस केस में भी हमारा आंसर जो है वो सही आएगा, सेम ही आएगा। ये दे हाँ, कुछ छेड़ के भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कभी भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आए तो आप उसको अगर पूरी तरह से इग्नोर भी कर दोगे ना, तब भी आंसर सेम ही रहता है। तो क्लियर हो गया। और बाकी दूसरा नोट तो आप पढ़ ही रहे हो कि भाई इस बार हम करंट इन्वेस्टमेंट को क्या मान रहे हैं कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो नोट इस बार ये मान लो। तो क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, परफेक्ट।